1। कहानी का परिचय। सदियों से अंधेरे में छिपे रहस्यमय प्राणी इंसानों के बीच रहते आए हैं। वे पिशाच हैं, शाश्वत जीवन और अलौकिक शक्तियों वाले जीव। लेकिन उनकी प्यास, खून की प्यास, उन्हें शाश्वत संघर्ष में उलझा देती है। रुद्र, एक प्राचीन और शक्तिशाली पिशाच, इसी संघर्ष का प्रतीक है। वह एक तरफ अपनी प्यास से लड़ता है, तो दूसरी तरफ इंसानों के साथ एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या यह संभव है? क्या रुद्र अपनी आंतरिक राक्षसों पर काबू पा सकेगा या वो अंधेरे में खो जाएगा? सस्पेंस परिचय। लेकिन रुद्र नहीं जानता था कि वो अकेला नहीं था। कुछ और भी था जो अंधेरे में छिपा हुआ था। एक प्राचीन बुराई जो सदियों से सो रही थी और अब ये जाग रही थी, और ये रुद्र और इंसानों दोनों के लिए खतरा थी। एपिसोड 19 भाग 1। आसमान में रहस्यमय रोशनी के गायब होने के बाद रुद्र, रिया और विक्रम कुछ दिनों तक सतर्क रहे। उन्होंने एलिजा से मिली जानकारी पर विचार किया और ब्रह्मांडीय संकेतों पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन कोई और असामान्य घटना नहीं हुई। धीरे धीरे शहर में जीवन सामान्य होने लगा। रुद्र और रिया ने समुदाय केंद्र में अपना काम जारी रखा, पिशाचों और इंसानों के बीच शांति और सद्भाव बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया। विक्रम ने अपनी नेक्रोमैंसी की पढ़ाई जारी रखी, एलिजा से मिली शिक्षाओं को याद करते हुए और अपनी शक्तियों पर नियंत्रण पाने का प्रयास करते हुए। एक शांत दोपहर, जब रुद्र समुदाय केंद्र के पुस्तकालय में प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कर रहा था, उसे एक किताब में एक अजीबोगरीब नक्शा मिला। नक्शा किसी अज्ञात स्थान का लग रहा था और उस पर कुछ रहस्यमय प्रतीक बने हुए थे जो उसे परिचित नहीं थे। उसने रिया को नक्शा दिखाया। रिया ने भी उसे ध्यान से देखा, लेकिन वो भी प्रतीकों को पहचान नहीं पाई। ये कहाँ का नक्शा है रुद्र? उसने पूछा। मुझे नहीं पता, रुद्र ने जवाब दिया। यह किताब बहुत पुरानी है, शायद सदियों पुरानी। मुझे लगता है कि यह नक्शा किसी महत्वपूर्ण स्थान की ओर इशारा कर रहा है। उन्होंने विक्रम को भी नक्शा दिखाया। विक्रम ने नेक्रोमेंसी से संबंधित अपने ज्ञान का उपयोग करके प्रतीकों को समझने की कोशिश की, लेकिन उसे भी कोई सफलता नहीं मिली। यह किसी ऐसी जगह का नक्शा लग रहा है जो हमारे आयाम से बाहर हो सकती है, विक्रम ने सुझाव दिया। प्रतीक किसी प्राचीन भाषा या जादू की प्रणाली से संबंधित हो सकते हैं, जिसके बारे में हम नहीं जानते। तीनों को नक्शे में एक अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी, जैसे वो उन्हें किसी महत्वपूर्ण चीज की ओर बुला रहा हो। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने एलिजा से संपर्क किया और उसे नक्शे और प्रतीकों के बारे में बताया। एलिजा ने नक्शे को ध्यान से देखा और थोड़ी देर सोचने के बाद उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये शून्य क्षेत्र का नक्शा है, एलिजा ने हैरानी से कहा। शून्य क्षेत्र? रुद्र ने पूछा। यह क्या है? यह एक ऐसा स्थान है जो सभी आयामों के बीच में स्थित माना जाता है, एलिजा ने समझाया। यह एक रहस्यमय और खतरनाक जगह है, जहां वास्तविकता अस्थिर है और समय और स्थान के नियम लागू नहीं होते हैं। किंवदंतियों के अनुसार शून्य क्षेत्र में अपार शक्ति और ज्ञान छिपा हुआ है, लेकिन ये उन लोगों के लिए भी एक जाल हो सकता है जो सावधानी नहीं बरतते हैं। एलिजा ने उन्हें चेतावनी दी कि शून्य क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत खतरनाक हो सकता है। वहाँ अजीबोगरीब प्राणी और भयानक खतरे मौजूद हो सकते हैं। लेकिन उसने ये भी कहा कि अगर नक्शा वास्तव में शून्य क्षेत्र का है, तो ये किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज की ओर इशारा कर रहा होगा। रुद्र, रिया और विक्रम समझ गए कि उन्हें एक मुश्किल फैसला लेना होगा। शून्य क्षेत्र में जाना बहुत जोखिम भरा हो सकता था, लेकिन नक्शे में छिपे रहस्य को जानने की उनकी इच्छा प्रबल थी। हमें जाना होगा, रुद्र ने दृढ़ता से कहा। हमें पता लगाना होगा कि ये नक्शा हमें कहाँ ले जाता है। रिया और विक्रम ने एक दूसरे को देखा और सहमति जताई। वे जानते थे कि ये यात्रा खतरनाक हो सकती है, लेकिन वे रुद्र का साथ देने और इस नए रहस्य का सामना करने के लिए तैयार थे। उन्होंने शून्य क्षेत्र की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी, एलिजा से मिली जानकारियों का उपयोग करके और अपनी शक्तियों को मजबूत करके। उन्हें नहीं पता था कि शून्य क्षेत्र में उनका क्या इंतजार कर रहा था, लेकिन वे एक साथ उसका सामना करने के लिए दृढ़ थे। जरूर। एपिसोड 19 भाग 2। शून्य क्षेत्र की यात्रा की तैयारी में रुद्र, रिया और विक्रम ने एलिजा से और भी सलाह ली। एलिजा ने उन्हें शून्य क्षेत्र की अस्थिर प्रकृति के बारे में विस्तार से बताया। उसने कहा कि वहां वास्तविकता लगातार बदलती रहती है और जो कुछ भी वे देखते या महसूस करते हैं वो भ्रम हो सकता है। उसने उन्हें अपनी इंद्रियों पर भरोसा न करने और हमेशा सतर्क रहने की चेतावनी दी। एलिजा ने उन्हें कुछ विशेष तावीज भी दिए जो उन्हें शून्य क्षेत्र की विकृतियों से कुछ हद तक बचा सकते थे।
ये तावीज प्राचीन जादू से बने थे और उन्हें नकारात्मक ऊर्जा और भ्रम से बचाने में मदद कर सकते थे। अपनी शारीरिक और जादुई तैयारी के अलावा उन्होंने मानसिक रूप से भी खुद को तैयार किया। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे पर भरोसा करेंगे और किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जब वे तैयार हो गए तो उन्होंने नक्शे में दिखाए गए स्थान की ओर अपनी यात्रा शुरू की। नक्शा उन्हें शहर के बाहरी इलाके में एक प्राचीन परित्यक्त मंदिर तक ले गया। मंदिर के केंद्र में उन्हें एक अजीबोगरीब चमकता हुआ पत्थर मिला जो नक्शे पर बने प्रतीकों से मेल खाता था। एलिजा ने उन्हें बताया था कि शून्य क्षेत्र में प्रवेश करने का यही एकमात्र तरीका हो सकता है। पत्थर एक प्रकार का द्वार था जो आयामों के बीच खुल सकता था। सावधानी पूर्वक रुद्र ने पत्थर को छुआ। तुरंत एक शक्तिशाली ऊर्जा की लहर उनके चारों ओर घूम गई और मंदिर के आसपास की वास्तविकता धुंधली होने लगी। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे वे किसी सुरंग से गुजर रहे हों, जहां रंग और आकार लगातार बदल रहे थे। कुछ देर बाद सुरंग का अंत हो गया और वे एक अजीबोगरीब नई जगह पर पहुंच गए, शून्य क्षेत्र। ये जगह वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने कल्पना की थी। ये पूरी तरह से खाली या अंधेरी नहीं थी। इसके बजाय यह अनगिनत तैरते हुए द्वीपों और खंडहरों से भरी हुई थी, जो एक रंगीन अस्थिर आकाश में लटके हुए थे। गुरुत्वाकर्षण हर जगह अलग अलग लग रहा था और दूरी का कोई मतलब नहीं था। यह अविश्वसनीय है, रिया ने हैरान होकर कहा, चारों ओर देखते हुए। और खतरनाक भी, रुद्र ने सतर्कता से कहा। एलिजा ने हमें चेतावनी दी थी कि यहाँ वास्तविकता अस्थिर है। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, उन्होंने अजीबोगरीब प्राणी देखे जो उनके आसपास तैर रहे थे। कुछ प्राणी सुंदर और शांत लग रहे थे, जबकि कुछ भयानक और शिकारी लग रहे थे। उन्होंने अजीबोगरीब आवाजें सुनी और ऐसी चीजें देखी जो उनके तर्क को चुनौती दे रही थीं। विक्रम ने अपनी तावीज को कसकर पकड़ा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी इंद्रियां मुझे धोखा दे रही हों। रुद्र ने नक्शे को ध्यान से देखा। नक्शे पर एक विशेष द्वीप दिखाया गया था जो बाकी द्वीपों से बड़ा और अधिक रहस्यमय लग रहा था। उन्हें उस द्वीप की ओर बढ़ना था, लेकिन उस द्वीप तक पहुंचना आसान नहीं था। उन्हें अस्थिर द्वीपों के बीच तैरना, अजीबोगरीब बाधाओं को पार करना और खतरनाक प्राणियों से बचना था। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें कई बार भ्रम और धोखे का सामना करना पड़ा। उन्हें ऐसी चीजें दिखाई दी जो सच नहीं थी और उन्हें ऐसी आवाजें सुनाई दी जो उन्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उन्होंने एक दूसरे पर भरोसा रखा और एलिजा की चेतावनी को याद रखा। अंततः कड़ी मेहनत और सावधानी के बाद वे नक्शे पर दिखाए गए बड़े द्वीप तक पहुंच गए। यह द्वीप बाकी द्वीपों से अलग लग रहा था। यह अधिक ठोस और स्थिर था और इस पर एक प्राचीन संरचना के खंडहर दिखाई दे रहे थे। हमें लगता है कि हमें वो यही मिलेगा जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, रुद्र ने कहा, खंडहरों की ओर इशारा करते हुए। लेकिन जैसे ही वे खंडहरों के पास पहुंचे, उन्हें एक शक्तिशाली ऊर्जा महसूस हुई जो वहां से निकल रही थी। यह ऊर्जा परिचित लग रही थी, लेकिन वे तुरंत पहचान नहीं पाए कि यह क्या थी। तभी खंडहरों के बीच से एक भयानक आकृति निकली और रुद्र, रिया और विक्रम को एहसास हुआ कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। खतरा अभी भी उनके सामने था और ये पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। जरूर। एपिसोड 19 भाग 3। खंडहरों के बीच से निकली भयानक आकृति ने रुद्र, रिया और विक्रम को चौंका दिया। ये कोई प्राणी नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा का पुंज था जिसने एक भयानक मानवीय रूप धारण कर लिया था। उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह चमक रही थीं और उसके चारों ओर अस्थिर ऊर्जा का एक घेरा घूम रहा था। तुम कौन हो? रुद्र ने सतर्कता से पूछा, अपनी तलवार को तैयार करते हुए। ऊर्जा आकृति भयानक रूप से हंसी। मैं शून्य क्षेत्र का संरक्षक हूँ। मैंने सदियों से यहाँ छिपी हुई शक्ति की रक्षा की है और तुम बाहरी लोग मेरी शांति भंग करने की हिम्मत कर रहे हो। हम किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं, रिया ने शांति से कहा। हम सिर्फ इस जगह के बारे में जानना चाहते हैं। झूठ! संरक्षक दहाड़ा। तुम शक्ति चाहते हो। सभी बाहरी लोग लालची और धोखेबाज होते हैं। उसने अपनी हाथ उठाई और उसके चारों ओर की अस्थिर ऊर्जा और भी तेज हो गई। खंडहर कांपने लगे और आकाश में तैरते हुए द्वीप और भी अस्थिर हो गए। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, संरक्षक ने चिल्लाकर कहा और उन पर हमला कर दिया। ऊर्जा का एक शक्तिशाली झोंका उनकी ओर बढ़ा और रुद्र, रिया और विक्रम को खुद को बचाने के लिए जल्दी से इधर उधर होना पड़ा। संरक्षक बहुत तेज और शक्तिशाली था और उसकी ऊर्जा हर चीज को झुलसा देने वाली लग रही थी। यह सामान्य ऊर्जा नहीं है, विक्रम ने एक बार को बचाते हुए कहा। यह शून्य क्षेत्र की अस्थिर वास्तविकता से बनी है। हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो ये पूरे शून्य क्षेत्र को नष्ट कर देगा, रुद्र ने कहा, संरक्षक पर पलटवार करने की कोशिश करते हुए। लेकिन उसकी तलवार ऊर्जा आकृति को भेद नहीं पा रही थी। रिया ने छाया के दिल से ऊर्जा किरणें छोड़ी, लेकिन संरक्षक ने आसानी से उन्हें सोख लिया। तुम्हारी मामूली जादू मेरे सामने कुछ भी नहीं है, वो उपहास करते हुए बोला। रुद्र,
रिया और विक्रम समझ गए कि वे एक बहुत शक्तिशाली दुश्मन का सामना कर रहे थे, जिसकी शक्ति शून्य क्षेत्र की अस्थिरता से जुड़ी हुई थी। उन्हें उसे हराने का कोई तरीका खोजना होगा और जल्दी करना होगा। तभी रुद्र को नक्शे पर बने प्रतीकों में से एक याद आया। एलिजा ने बताया था कि कुछ प्रतीक शून्य क्षेत्र की ऊर्जा को नियंत्रित करने या उसे शांत करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। रिया, विक्रम, नक्शे पर बने प्रतीकों को याद करो, रुद्र ने चिल्लाकर कहा। शायद हम उनका उपयोग इसे कमजोर करने के लिए कर सकते हैं। रिया और विक्रम ने नक्शे पर बने प्रतीकों को याद करने की कोशिश की, अपनी याददाश्त पर जोर डाला। यह आसान नहीं था, क्योंकि शून्य क्षेत्र की अस्थिरता उनकी एकाग्रता को भंग कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे उन्हें कुछ प्रतीक याद आने लगे। रिया ने हवा में अपनी छाया से एक प्रतीक बनाया, जबकि विक्रम ने अपनी कमजोर होती नेक्रोमैंटिक ऊर्जा का उपयोग करके दूसरा प्रतीक बनाया। जैसे ही प्रतीक बने, संरक्षक थोड़ा लड़खड़ाया, जैसे उसकी ऊर्जा में कुछ गड़बड़ी हुई हो। ये क्या है? वो हैरान होकर बोला। ये शून्य क्षेत्र की अपनी भाषा है, रुद्र ने कहा, और हम इसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तीनों ने मिलकर नक्शे पर बने बाकी प्रतीकों को बनाने की कोशिश की, अपनी शक्तियों को केंद्रित करके और एक दूसरे की मदद करके। यह एक मुश्किल काम था, क्योंकि संरक्षक लगातार उन पर हमला कर रहा था और उनकी एकाग्रता भंग करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वे हार नहीं माने। अपनी आखिरी ताकत का उपयोग करके उन्होंने सभी महत्वपूर्ण प्रतीकों को बनाने में सफलता हासिल की। जैसे ही अंतिम प्रतीक हवा में चमका, शून्य क्षेत्र में एक शक्तिशाली ऊर्जा की लहर दौड़ गई। संरक्षक चीख उठा, उसकी ऊर्जा अस्थिर होने लगी और उसका मानवीय रूप टूटने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो चिल्लाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। प्रतीकों की संयुक्त शक्ति ने संरक्षक की ऊर्जा को शांत कर दिया और उसे वापस शून्य क्षेत्र की अस्थिर वास्तविकता में विलीन कर दिया। खतरा टल गया था। रुद्र, रिया और विक्रम थके हुए लेकिन विजयी खंडहरों में गिर पड़े। उन्होंने शून्य क्षेत्र के संरक्षक को हराया था और छिपी हुई शक्ति को सुरक्षित रखा था, लेकिन वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। शून्य क्षेत्र में अभी भी कई रहस्य छिपे हुए थे और उन्हें नहीं पता था कि आगे उनका क्या इंतजार कर रहा था। जरूर। एपिसोड 19 भाग 4। शून्य क्षेत्र के संरक्षक के विलीन होने के बाद खंडहरों और आसपास के अस्थिर द्वीपों में शांति छा गई। ऊर्जा का दबाव गायब हो गया और वास्तविकता थोड़ी स्थिर महसूस होने लगी। रुद्र, रिया और विक्रम थके हुए लेकिन राहत महसूस कर रहे थे। उन्होंने एक शक्तिशाली रक्षक का सामना किया था और अपनी बुद्धिमत्ता और टीम वर्क से उसे हराने में कामयाब रहे थे। कुछ देर आराम करने के बाद रुद्र ने खंडहरों का निरीक्षण करने का फैसला किया। उसे लग रहा था कि जिस शक्ति की संरक्षक रक्षा कर रहा था, वो यहीं कहीं छिपी हुई है। रिया और विक्रम ने उसका साथ दिया, सतर्कता से चारों ओर देखते हुए। खंडहरों के बीच उन्हें एक प्राचीन वेदी मिली। वेदी पर एक चमकता हुआ क्रिस्टल रखा हुआ था, जो एक शांत, शक्तिशाली ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा था। यह ऊर्जा न तो अंधेरी थी और न ही अस्थिर। यह शुद्ध और शांतिपूर्ण लग रही थी। यह क्या है? विक्रम ने फुसफुसाते हुए पूछा, क्रिस्टल को देखकर। मुझे लगता है यही वो शक्ति है जिसकी संरक्षक रक्षा कर रहा था, रुद्र ने कहा। ये किसी भी चीज से अलग है जिसे मैंने पहले महसूस किया है। जैसे ही रिया ने क्रिस्टल की ओर हाथ बढ़ाया, उसे एक मानसिक छवि दिखाई दी, एक प्राचीन सभ्यता जो शून्य क्षेत्र में फली फूली थी और इस क्रिस्टल का उपयोग करके वास्तविकता को संतुलित रखती थी। छवि में सभ्यता शांति और सद्भाव में जी रही थी, शून्य क्षेत्र की अस्थिरता के साथ तालमेल बिठाकर। मुझे लगता है कि यह क्रिस्टल शून्य क्षेत्र की स्थिरता का स्रोत है, रिया ने कहा। प्राचीन सभ्यता ने इसे बनाया था और इसका उपयोग इस जगह को संतुलित रखने के लिए किया था। लेकिन संरक्षक इतना शत्रुतापूर्ण क्यों था? विक्रम ने पूछा। शायद वह डर गया था कि बाहरी लोग इस शक्ति का दुरुपयोग करेंगे, रुद्र ने सुझाव दिया। शून्य क्षेत्र की अस्थिरता को देखते हुए यह समझ में आता है कि वे अपनी रक्षा करना चाहते थे। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें क्रिस्टल को नहीं छूना चाहिए। यह स्पष्ट था कि यह शून्य क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति का स्रोत था और वे नहीं चाहते थे कि उनकी उपस्थिति से संतुलन बिगड़ जाए। लेकिन तभी उन्हें एक और मानसिक संदेश मिला, इस बार क्रिस्टल से ही। संदेश शांत और स्वागत करने वाला था और इसमें ज्ञान और शांति की गहरी भावना थी। संदेश ने उन्हें बताया कि प्राचीन सभ्यता अब नहीं रही, लेकिन उन्होंने इस क्रिस्टल को शून्य क्षेत्र की रक्षा के लिए छोड़ा था। संदेश ने उन्हें यह भी बताया कि वे, रुद्र, रिया और विक्रम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी बहादुरी और बुद्धिमत्ता साबित की थी और वे इस शक्ति के प्रति सम्मान दिखाएंगे। क्रिस्टल ने उन्हें एक छोटा सा उपहार देने की पेशकश की, शून्य क्षेत्र का एक टुकड़ा जो वे अपने साथ ले जा सकते थे, एक अनुस्मारक के रूप में कि ब्रह्मांड में कितनी अद्भुत और रहस्यमय चीजें मौजूद हैं। उनकी सहमति के बाद क्रिस्टल से एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर निकला और रुद्र के हाथों में आ गया। पत्थर हल्का और गर्म महसूस हो रहा था और उसमें शून्य क्षेत्र की शांत ऊर्जा समाहित थी।
उन्होंने क्रिस्टल को धन्यवाद दिया और खंडहरों से विदा लेने का फैसला किया। उन्होंने शून्य क्षेत्र में जो कुछ भी देखा और सीखा था, उससे वे विनम्र और विस्मय से भर गए थे। अपनी वापसी की यात्रा पर शून्य क्षेत्र की अस्थिर वास्तविकता उनके लिए थोड़ी कम भ्रमित करने वाली लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे क्रिस्टल का उपहार उन्हें इस अजीब जगह के साथ तालमेल बिठाने में मदद कर रहा हो। जब वे अंततः मंदिर के द्वार पर वापस पहुंचे और शून्य क्षेत्र से बाहर निकले, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी सपने से जाग गए हों। लेकिन रुद्र के हाथ में चमकता हुआ पत्थर इस बात का प्रमाण था कि उनकी यात्रा वास्तव में हुई थी। उन्होंने शून्य क्षेत्र के बारे में एलिजा को बताया। एलिजा उनकी कहानी सुनकर चकित हो गई। उसने कहा कि वे शून्य क्षेत्र में प्रवेश करने और सुरक्षित रूप से वापस आने वाले कुछ भाग्यशाली लोगों में से थे। उसने उन्हें चमकते हुए पत्थर को सावधानी से रखने की सलाह दी, क्योंकि इसमें शून्य क्षेत्र की एक शक्तिशाली ऊर्जा समाहित थी। रुद्र, रिया और विक्रम समझ गए कि उन्होंने एक अविश्वसनीय अनुभव किया था। शून्य क्षेत्र ने उन्हें ब्रह्मांड की विशालता और रहस्य के बारे में एक नया दृष्टिकोण दिया था। वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और वे हमेशा नए रहस्यों और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। जरूर। एपिसोड 19 भाग 5। शून्य क्षेत्र से लौटने के बाद रुद्र, रिया और विक्रम ने कुछ समय शांति से बिताया, अपने अनुभवों को याद करते हुए और चमकते हुए पत्थर के रहस्य को समझने की कोशिश करते हुए। पत्थर को उन्होंने आयाम अध्ययन केंद्र में एक सुरक्षित स्थान पर रखा और वे अक्सर उसे देखने जाते थे, उसकी शांत ऊर्जा को महसूस करते थे। विक्रम ने शून्य क्षेत्र के बारे में अपनी नेक्रोमेंसी की पढ़ाई में कई नई बातें सीखी। उसने महसूस किया कि आयामों के बीच एक गहरा संबंध है और मृत्यु भी शायद सिर्फ एक आयाम से दूसरे आयाम में परिवर्तन है। रुद्र और रिया ने भी महसूस किया कि शून्य क्षेत्र की यात्रा ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया था। उन्होंने एक ऐसी जगह का सामना किया था जहां वास्तविकता ही अस्थिर थी, और उन्होंने एक साथ मिलकर उस चुनौती का सामना किया था। उनका बंधन और भी गहरा हो गया था। एक दिन जब रुद्र चमकते हुए पत्थर को देख रहा था, उसे अचानक एक तीव्र मानसिक छवि दिखाई दी। उसने शून्य क्षेत्र को फिर से देखा, लेकिन इस बार यह शांत और स्थिर नहीं था। आकाश में अंधेरे बादल छाए हुए थे और तैरते हुए द्वीप टूट रहे थे। उसे एक भयानक चीख सुनाई दी जो पूरे शून्य क्षेत्र में गूंज रही थी। रुद्र घबरा गया और उसने तुरंत रिया और विक्रम को बुलाया। उसने उन्हें अपनी मानसिक छवि के बारे में बताया। मुझे लगता है कि शून्य क्षेत्र खतरे में है, रुद्र ने चिंता से कहा। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें वापस जाना होगा। रिया और विक्रम ने रुद्र की चिंता को महसूस किया और तुरंत उसकी बात मान ली। वे जानते थे कि शून्य क्षेत्र एक नाजुक जगह है और अगर उसका संतुलन बिगड़ गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने एलिजा से संपर्क किया और उसे रुद्र की मानसिक छवि के बारे में बताया। एलिजा भी यह सुनकर चिंतित हो गई। उसने उन्हें बताया कि शून्य क्षेत्र का संतुलन बिगड़ने से वास्तविकता के ताने बाने पर भी असर पड़ सकता है। तुम्हें तुरंत वापस जाना होगा, एलिजा ने कहा। पता करो कि क्या हो रहा है और शून्य क्षेत्र को बचाने की कोशिश करो। रुद्र, रिया और विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के शून्य क्षेत्र की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने तावीज लिए और चमकते हुए पत्थर को भी अपने साथ रखा। उम्मीद थी कि ये उन्हें शून्य क्षेत्र की अस्थिरता से बचाने में मदद करेगा। वे उसी परित्यक्त मंदिर में गए और चमकते हुए पत्थर को छुआ। एक बार फिर वे ऊर्जा की सुरंग से गुजरे और शून्य क्षेत्र में वापस पहुंच गए। लेकिन इस बार शून्य क्षेत्र वैसा नहीं था जैसा उन्होंने पहले देखा था। आकाश सचमुच में काला पड़ गया था और तैरते हुए द्वीप टूटकर नीचे गिर रहे थे। भयानक चीखें हर तरफ से आ रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी जगह दर्द से कराह रही हो। ये भयानक है, रिया ने डर से कहा। क्या हुआ होगा, विक्रम ने पूछा। तभी उन्हें खंडहरों की ओर से एक शक्तिशाली अंधेरी ऊर्जा महसूस हुई। यह ऊर्जा शून्य क्षेत्र के संरक्षक की ऊर्जा से बिल्कुल अलग थी। यह अधिक विनाशकारी और दुर्भावनापूर्ण लग रही थी। मुझे लगता है कि खतरा खंडहरों से आ रहा है, रुद्र ने कहा, अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए। हमें वहां जाना होगा। वे खंडहरों की ओर बढ़े, सावधानी से टूटे हुए द्वीपों पर चलते हुए। जैसे ही वे नजदीक पहुंचे, उन्हें एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। खंडहरों के केंद्र में एक विशाल अंधेरी आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके चारों ओर काली ऊर्जा का एक बवंडर घूम रहा था। वो शून्य क्षेत्र की ऊर्जा को सोख रहा था, जिससे पूरी जगह अस्थिर हो रही थी। ये कौन है, रिया ने फुसफुसाते हुए पूछा, डर से कांपते हुए। मुझे नहीं पता, रुद्र ने जवाब दिया। उसकी आंखें आकृति पर टिकी हुई थीं, लेकिन मुझे लगता है कि यही वो है जो शून्य क्षेत्र को नष्ट कर रहा है। अंधेरी आकृति ने उन्हें देख लिया और एक भयानक मुस्कान दी। तुम वापस आ गए, अच्छा हुआ। अब मैं तुम्हारी शक्तियों को भी सोख लूंगा और इस आयाम को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। शून्य क्षेत्र को बचाने के लिए
रुद्र, रिया और विक्रम को एक नए और भी शक्तिशाली दुश्मन का सामना करना पड़ा। उनकी पिछली यात्रा का रहस्य अब एक भयानक खतरे में बदल चुका था।